हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो डिफरेंशिएशन के बारे में हम बात कर चुके थे। अब जो हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ चुके। अब क्या करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस कि कैसे हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके बाकी क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कि हम डिफरेंशिएशन का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस प्रकार के और क्वेश्चंस हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ मैं शुरुआत करूँगा वो रहेगा डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर कि कैसे मैं डिफरेंशिएशन की मदद से इस प्रकार के क्वेश्चंस भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चलिए, इस चीज को मैं क्वेश्चन की मदद से ही समझाऊंगा और क्वेश्चन की मदद से ही इनको समझना बिल्कुल आसान होगा कि कैसे हमसे इसमें क्वेश्चंस बोले जाएंगे और क्या रिजल्ट्स लगा के हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही समझने वाला है। इफ द rate of change of area of a circle is equal to the rate of change of its diameter than its radius, तो इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, ऐसा हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 2/पाई, बी ऑप्शन है 1/पाई, सी ऑप्शन है π/2 और डी ऑप्शन है पाई। ठीक है ना, ये चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो किसी भी चीज में चेंज होना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, कहीं भी रेट ऑफ चेंज बोलेगा तो मतलब उस चीज का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यहां बात करूं किसके में चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, πr²। ये क्या होता है, सर्कल का एरिया। ठीक है ना, अब मैं यहां से कुछ कंसीडर करूंगा तो एरिया मैंने साइड में लिख दिया। अब अपने सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं यहां से। देखो, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर में जो चेंज होगा वही। तो मैंने यहां सपोज किया लेट आर बी द डायमीटर। आर क्या है, डायमीटर है। ठीक है ना, सर्कल का जो डायमीटर है वो आर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा। ठीक है ना, ये अपना कोई भी सर्कल है, अगर ये उसका डायमीटर है पूरा आर, मैंने यहां कंसीडर किया। देखो, आर मैंने यहाँ रेडियस नहीं लिया, फॉर्मूले में मैंने आर यूज किया, लेकिन डायमीटर मैंने आर माना है। तो जो इसका रेडियस है वो कितना हो जाएगा, r/2 हाफ। तो जो रेडियस है वो कितना हो गया, r/2, दैट इज इक्वल टू रेडियस। ओके, और दिया क्या है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब एरिया में जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, डायमीटर के चेंज के बराबर, दैट इज गिवन। ये गिवन है। इन्हीं कंडीशन को हमें पकड़ना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर कि क्या कंडीशन यहां दी हुई है जिसका यूज करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहां से एरिया का तो सबको पता होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है। अब मैं यहां से अगर बोलूं तो dA/dt दैट इज इक्वल टू dr/dt। तो सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा, एरिया क्या होता है, πr², पाई गुणा रेडियस। देखो, r डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, r/2, तो r²/4। इसमें जो चेंज होगा तो dA/dt, इसमें जो चेंज करूंगा मैं dA/dt दैट इज इक्वल टू पाई इंटू में 2r। इस ऑप्शन को मैं यहां कर देता हूं थोड़ा सा, 2/पाई। ठीक है ना, पहला ऑप्शन 2/पाई था। पाई तो कांस्टेंट है, r² का क्या हो जाएगा 2r, और अपॉन में क्या है 4, और r का करेंगे तो dr/dt। अब देखो, अब यहां से 2 से काटेंगे तो हाफ पे कट गया,
तो डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई में आर बाई टू और इन टू में डी आर बाई डी टी। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो यहां से देखेंगे तो डी ए बाई डी टी किसके बराबर था? डी आर बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू गुणा में आर और मल्टीप्लाई में डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी से डी आर बाई डी टी कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बच गया अब अपने पास में? तो यहां से जो कटने के बाद जो रिजल्ट आया वो देखते हैं क्या आएगा। तो 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू में आर। ठीक है ना। तो यहां से देखो ये इधर आएगा तो 2 अपॉन पाई और दैट इज इक्वल टू आर। तो जो आर है वो अपने पास क्या निकल के आ गया? आर क्या था? डायमीटर था। कंफ्यूज नहीं होना, आर क्या था? डायमीटर। तो डायमीटर 2 बाई पाई है तो रेडियस क्या हो जाएगा? यानी कि आर बाई टू दैट इज इक्वल टू ओनली 1 बाई पाई। समझ में आ गया? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि मैंने यहां आर को क्या मान लिया? डायमीटर। आप लोग एक्स मान के भी इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? आर बाई टू। इसलिए हमें आर जो डायमीटर था 2 बाई पाई उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो खाली क्या बचेगा? 1 बाई पाई। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? 1 बाई पाई। तो ऐसे हमने देखा कि डिफरेंशिएशन के ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उनमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करके ही सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इनको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ change of volume of a sphere, the rate of change of volume of a sphere is equal to the rate of change of its radius, then its radius equal to, तो उसकी रेडियस क्या होगी? इट्स रेडियस इक्वल टू। ठीक है ना। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 1 यूनिट होगी। दूसरा ऑप्शन है √2 पाई यूनिट, 1 अपॉन में √2 पाई यूनिट, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन जो है वो क्या है अपने पास में? 1 अपॉन में 2 √पाई यूनिट। 4 ऑप्शन यहां दिए हुए हैं बड़ी आसानी के साथ। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं यहां वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 इंटू में पाई आर की क्यूब। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 इंटू में पाई आर की क्यूब। ये जो चीज है ये मैंने लिखा अभी जो फॉर्मूला, 4/3 इंटू में पाई आर की क्यूब। आर जो है वो क्या है? रेडियस। तो जो वॉल्यूम है वो क्या है? V = 4/3 इंटू में पाई आर की क्यूब। अब क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, कंडीशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। यानी कि dV बाई जो dt है, वॉल्यूम में जो चेंज करेंगे वो रेडियस में जो चेंज होगा, दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर। यही वो कंडीशन होती है जो हमें चाहिए, जिसका हमें यूज करना है। अब इस वॉल्यूम का मैं चेंज निकालूं तो dV बाई dt क्या निकल के आएगा भाई? 4/3 इंटू में पाई इंटू में 3r² मल्टीप्लाई में dr बाई dt। देखो बिल्कुल सिंपल है, डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन का वीडियो हमारा नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके वहां मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देख सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ और सिंपल तरीके से हमने आप लोगों को वहां समझाया हुआ है। तो आप वहां जाके पहले उसको जरूर देखें ताकि आपको डिफरेंशिएशन समझने में कोई भी समस्या ना आए। अब देखो dV बाई dt 4/3 इंटू पाई 3r² इंटू में dr बाई dt। अब dV बाई dt किसके बराबर है? dr बाई dt। तो dr बाई dt, dV बाई dt की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? dr बाई dt।
दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू में 3 इंटू में r का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में dr/dt। अब dr/dt से dr/dt कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहां से अब मैं देखना चाहूं तो 4 इधर आएगा, पाई भी इधर आएगा, तो r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 में 4 पाई, ठीक है ना। और r दैट इज इक्वल टू अंडर रूट निकालूंगा तो 1 में 2 पाई। ये जो रेडियस है ये क्या आ गई, 1 में 2 पाई, ठीक है ना। देखो जब रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस की 2 वैल्यू मिलेंगी, लेकिन रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, 1 में 2 पाई, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, समझने का था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों से तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड ही लग रहा है मुझे, तो ऐसा ही है, देखते हैं एक बार उसको समझते हैं कि थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है। देखो द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, यानी कि ये तो फाइंड आउट करने वाली बात होगी भाई। व्हेन its volume increasing at the same rate as its radius, देखो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो पीछे वाला जो क्वेश्चन था अपना वो लगभग सेम है, क्योंकि कहीं भी अगर ऐसा बोला जाता है द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट इट्स रेडियस, या पिछले क्वेश्चन में था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, सारी दोनों चीजें जो है वो सेम है। तो यहां तक तो पीछे वाला क्वेश्चन ही है कि हमें भाई सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया जो है स्फीयर का क्या होता है, जो सरफेस एरिया होगा S दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 4πr स्क्वायर, यही होगा, ठीक है ना। तो जो सरफेस एरिया है अपने पास में वो क्या होगा, 4πr स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है, ओके। अब बाकी क्वेश्चन तो सेम है, व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट ऑफ, तो पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था उसको आप चेक कर सकते हैं दोबारा, 1/2 पाई, ये अपना रेडियस आया था उसमें निकल के। तो मैं r की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो s दैट इज इक्वल टू 4 इंटू में पाई इंटू में 1/4 इंटू में पाई, तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो सरफेस एरिया है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखें। पीछे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा एक स्टेप और था कि रेडियस तो वही निकलेगी जो पिछले वाले क्वेश्चन में निकली थी, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा पूछ ली गई, क्या, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो फोर्थ क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल expands at the rate of 2 centimeter per second the rate of increase its area when each side is 10 centimeter. The side of an equilateral triangle expand at the rate of 2 centimeter per second. The rate of increase its area when each side is 10 centimeter. हमें एरिया में इंक्रीमेंट निकालना है, एरिया में इंक्रीमेंट। देखो अब यहाँ ऊपर ये बोला गया साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्सपेंड बोल दे, रेट ऑफ चेंज बोल दे, इंक्रीमेंट बोल दे, तो एक ही चीज होगी। यानी कि जो भी चीज मैं यहाँ सपोज करूंगा, लेट सॉल्यूशन में ए बी द
साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है, ए है। अब उसमें एक्सपेंड यानी कि डीए बाई डी टी, तो डीए बाई डी टी जो हो क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या कहता है कि उसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा, तो एरिया जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसमें चेंज निकालना है तो डीए बाई डी टी, तो दैट इज इक्वल टू √3/4 और इनटू में इसका करेंगे तो 2a और गुणा में क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी, ठीक है ना। साइड में चेंज आ गया। अब क्या कहता है यहां से कि जो हमें डी ए बाई डी टी है उसकी वैल्यू तो यहां फाइंड आउट करनी है, तो √3/4 इनटू में 2a ए क्या कहता है जब उसकी साइड क्या होगी 10 सेंटीमीटर 10, ठीक है ना, व्हेन ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। और जो डीए बाई डी टी था उसकी साइड में जो एक्सपेंड हो रहा था वो कितना था 2 था। अब 4 से तो कट गया तो कितना रिजल्ट आएगा 10√3 कि जो उसका जो एरिया है उसमें जो चेंज आएगा वो कितना आएगा 10√3, ठीक है ना। एक बार दोबारा समझें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्सपेंड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी जो साइड है उसमें जो चेंज हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि डी ए मैंने कोई भी साइड मानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, डी ए बाई डी टी था वो क्या आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब इसमें चेंज निकालना है तो डी ए बाई डी टी मैंने यहां फाइंड आउट किया तो √3/4 2 पावर आगे आएगी 2a इंटू में डी ए बाई डी टी। बार बार फिर बोल रहा हूं जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को जरूर देखें, आप लोगों को डिफरेंशिएशन में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। और फिर मैंने यहां क्या किया, a की वैल्यू व्हेन ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, a मैंने यहां पुट कर दिया 10 और डी ए बाई डी टी था वो क्या दे रखा था 2, तो जैसे वैल्यू पुट करी अपना सॉल्यूशन यहां निकल के आ गया, ठीक है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, आप लोगों को जो एरिया ये चीज है इनके फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ ए sphere is changing at the rate of 0.1 centimeter per second, then the rate of change of its surface area when radius 200 सेंटीमीटर, कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। मतलब मैंने माना लेट आर बी द रेडियस है, लेट आर बी द रेडियस, तो जो रेडियस में जो चेंज हो रहा है डी आर बाई डी टी वो क्या दे दिया 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको मैं 1/10 लिख सकता हूं सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। डी आर बाई डी टी क्या है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.1 को क्या लिख सकता हूं 1/10 ताकि काटने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। देन द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्फीयर की यहां बात कर रहा है भाई। स्फीयर क्या होता है 4πr स्क्वायर, स्फीयर का जो एरिया है सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर, तो 4πr स्क्वायर की यहां बात कर रहा है हमसे, इसका चेंज निकालना है तो ds बाई डी टी। समझ में आ रहा है भाई, तो 4 इंटू में पाई इंटू में r स्क्वायर का क्या होगा 2r, और r में जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा dr बाई डी टी। समझ में आ गया, तो मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिखता हूं 4 इंटू में पाई इंटू में 2r इंटू में डी आर बाई डी टी।
तो ds बाई dt हमें फाइंड आउट करना है यहाँ। अब देखो dr बाई dt क्या दे रखा है 0.1, क्या लिखा था 1/10, तो 4 इंटू में पाई इंटू में 2, रेडियस क्या बोल रहा है भाई 200 सेंटीमीटर के ऊपर, कि उसका जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए 200 सेंटीमीटर। कब? जब उसके सरफेस एरिया में जो चेंज निकालेंगे तो उस समय जो उसमें रेडियस होगा वो क्या रखना है 200 सेंटीमीटर। तो इंटू में 200 मल्टीप्लाई में 1/10। अब इसको काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो गया तो क्या रिजल्ट शेष बचेगा, तो जो ds बाई dt है सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा क्या आ गया भाई फटाफट बताओ 2 to 4 और 4 4 160 पाई, समझ में आ गया। तो 160 पाई जो है इसमें क्या आ गया चेंज आ गया। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हमारा निकल के आ गया। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन आता है रेट ऑफ मेजर का, तो इस प्रकार से हम उसकी सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। कैसे? हमने डिफरेंशिएशन की मदद ली और उनके सॉल्यूशंस को हमने फाइंड आउट कर लिया। देखो यहाँ जो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि कोई भी फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, ठीक है ना। कैसे हम इंटरवल निकालेंगे कि कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा और उसका इंटरवल क्या आएगा, कि किस इंटरवल के ऊपर वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। HSSC कलरक के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 23 जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर था, उसमें इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछा गया था क्वेश्चन के ऊपर कि कब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग करेगा, ठीक है ना। फिर हम इसमें जो बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, कि कोई फंक्शन है वो कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो किस पॉइंट के ऊपर होगा, मिनिमम होगा तो किस पॉइंट के ऊपर होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो क्या होगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे अगले वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, देखो हमने अब तक इवन नंबर ओड नंबर इनके बारे में तो पढ़ा था कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। ये बिल्कुल सिंपल था, छोटी क्लास से ही हम इन चीज़ों को पढ़ने लगे थे। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से भाग जाएगा वो इवन नंबर होगा। ओड नंबर क्या होगा, जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो क्या होगा, ओड नंबर होगा। लेकिन यहां जो मैं आप लोगों के सामने आज कुछ बात शेयर करना चाहता हूं वो है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन, ठीक है ना। इवन फंक्शन क्या है समझना है इस चीज को। देखो f(x) अपने पास में कोई भी इवन फंक्शन कब होगा, कोई f(x) कोई फंक्शन है, अगर इस फंक्शन में x की जगह मैं -x पुट करता हूं और इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है तो इट मीन्स क्या हुआ, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। समझ में आ गया। जैसे मैंने यहां सपोज किया f(x) दैट इज इक्वल टू x²। अब इसमें मैं x की जगह -x पुट करके देखूंगा तो -x का स्क्वायर और -x का स्क्वायर तो क्या आएगा, वापिस x² ही आएगा। यानी कि f ऑफ -x जो है वो क्या आ गया, f ऑफ x। इट मीन्स यहां से क्या मिला, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया तो क्या होगा, एक इवन फंक्शन, ठीक है ना। तो इवन फंक्शन वो होता है उस फंक्शन में माइनस की वैल्यू पुट करें लेकिन उसकी वैल्यू वही आ जाए, उसमें कोई बदलाव नहीं आए, उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन की अगर मैं बात करूं, f(x) अपने पास में कोई भी फंक्शन है और इसमें x की जगह में -x पुट करूं, माइनस बाहर निकल के आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओड फंक्शन बोलेंगे। देखो समझना है, नंबर नहीं कर रहा मैं यहाँ, नंबर अलग है, फंक्शन अलग है। फंक्शन में माइनस पुट करना है, -x, जो भी x है उसकी जगह -x कर दो, अगर वो वही वैल्यू सेम एज इट इज वैल्यू दे देता है तो इवन फंक्शन, और अगर उसका माइनस बाहर निकल के आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ओड फंक्शन। जैसे मैंने f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x³ ले लिया, अब इसमें x की जगह -x पुट करूंगा तो -x³। तो देखो x³ तो x³ आएगा, -1 की क्यूब करूंगा तो माइनस, तो देखो बाहर क्या निकल के आ रहा है, -f ऑफ x, जो फंक्शन था उसके आगे माइनस निकल के आ गया तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन। तो इन सभी बातों के ऊपर हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एज वेल एज मैक्सिमा, मिनिमा, इवन फंक्शन, ओड फंक्शन। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ आप लोगों को दिया है
कि क्या होता है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अब इनको हम कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे जिनको सेकंडों से हम सोल्व कर सकते हैं इन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की हेल्प से। कल के अंदर भी एक दो क्वेश्चन आए थे जिनके अंदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का ट्रिक लग रहा था और क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व हो सकता था। और अगर उनको वैसे सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, देयर इज अ लॉन्ग टाइम, उनके लिए बहुत लंबा समय चाहिए हमें, ठीक है ना। लंबा समय मतलब 2-3 मिनट, और कंपटीशन एग्जाम में 2-3 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो इससे आगे का जो पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। बहुत सारी चर्चा करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।